गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है इससे पहले वाली जो श्रृंखला थी उसमें हमने राजभाषा के बारे में एक क्वेश्चन था हमारा करंट का कि अभी कौन सी भाषा जो है उसको तीसरी भाषा बनाया गया है और वो थी हिंदी। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब हम अगला वीडियो पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा कई क्वेश्चन आते हैं राजभाषा से संबंधित तो उसके बारे में चर्चा करूँगी। तो आज का जो हमारा स्पेशल सेशन जो रहने वाला है वो आज है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी जिसे हम कहेंगे राजभाषा। तो ये टॉपिक है हमारा राजभाषा। सबसे पहले एक बात आती है राजभाषा है क्या, तो ध्यान रखिएगा राजकाज की जो भाषा है यानी जिसमें हमारे राजकाज हो जाते हैं, कार्य होते हैं, राजकाज में प्रयुक्त होने वाली, राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? होने वाली भाषा को कहते हैं राजभाषा। तो एक टर्म तो हमको ये मिल गया। अब एक क्वेश्चन आया कि आप ये बताएं कि इस राजभाषा अभी है कौन सी, तो आपने कह दिया भाई अभी हिंदी जो है ना ये हमारी राजभाषा है। इसको जो है भाई राजभाषा अलग होती है बेटा, राष्ट्रभाषा अलग होती है। राष्ट्र मतलब पूरे राष्ट्र की भाषा, तो पूरे राष्ट्र में हिंदी को थोड़ी मान्यता है कि आप भारत में कहीं जाओ हिंदी में ही मान्यता है, ऐसा नहीं है बेटा। राजभाषा होती है राजकाज की भाषा, यानी आप राजकाज में हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा राष्ट्रभाषा तो है वो अलग ही रहती है। तो ये है राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है वो मैं बताऊंगी अभी आपको उसके बारे में। हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, ठीक है। तो राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, जिसे हमने क्या बोल दिया अभी जो है हमारी वो है हिंदी। अब एक क्वेश्चन आया कि किस तारीख को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया, लेकिन मान्यता नहीं दी गई। नहीं क्यों नहीं दी गई, तो आपको बता दिया जाए कि जब इसके बारे में चर्चा हो रही थी तो उत्तर जो भारतीय लोग हैं वो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है कंफर्टेबल यानी कंफर्ट में मानते हैं, और अगर बात करते हैं दक्षिण भारतीय लोग तो कहते हैं भाई हमको तो इंग्लिश में अच्छा लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा, उस समय बहुत ज़्यादा बहस हुई, इसलिए इस पर आगे चल के बहुत सारे परिणाम आए और इस टॉपिक को हमने आर्टिकल के रूप में समझाया है कि भाई किस प्रकार 15 वर्षों तक कौन सी भाषा रहेगी, राजकाज क्या रहेंगे। तो ये इस पर जो भी आर्टिकल है वो हम पढ़ेंगे। मुख्य तौर पर इसके जो आर्टिकल है वो 343 से, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 343 से 351 तक है। और बेटा अगर आपसे बोले कि राजभाषा का जो टॉपिक है वो संविधान के कौन से भाग में है, तो आपको इसका भाग बता देना है, भाग हो जाएगा 17। अब 17 से खतरा याद कर लेना भाई, आज हर कोई बात भाषा की है। अगर आप किसी को अपनी बोली के द्वारा हर्ट कर देते हो तो इससे उसके जीवन पर या आपके जीवन पर खतरा हो जाएगा। सही बात है ना। हर चीज़ जो हर मुद्दा जो है वो लैंग्वेज पर है। आपको बोलना किस प्रकार से है, किस प्रकार अपने एक शब्द का ध्यान रखना है ताकि हमारे जीवन पर और सामने वाले के जीवन पर खतरा ना बने। इसलिए इसका जो भाग है वो हमने ट्रिक के थ्रू क्या रन कर लिया, जो भाग है 17 और आर्टिकल है 343 से 351, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और बिल्कुल आर्टिकल के थ्रू याद करेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारी इसको राजभाषा का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपने कहा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखना
14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया, यानी संविधान में इसकी जो है बात को हमने रखा और इसी वजह से 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब जो भी इसके आर्टिकल हैं वो हम वन बाय वन क्लियर करेंगे और कैसे हिंदी के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो हम पढ़ते हैं। तो फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम शुरू करते हैं जो भी है। 343 से 351। चलिए तो सबसे पहले अब हम आर्टिकल से शुरू कर देते हैं और आर्टिकल कौन सा क्या कहता है वो है। सबसे पहले अगर बात करते हैं आर्टिकल 343, हमने इसे शुरू किया था ना 1। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो है संघ की राजभाषा क्या होगी। तो संघ की राजभाषा यानी केंद्र की, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, हिंदी होगी एवं लिपि, एवं लिपि देवनागरी होगी। भाई लिपि जानते हो ना, लिखने की मूल इकाई जिन चिन्हों का प्रयोग होता है तो वो लिपि है। जैसे अगर बात करते हैं भाई पंजाब की गुरुमुखी है, और तो बात कर रहे थे हम आर्टिकल 343(1) की। मैंने कहा था 343(1) से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन दे रखा है। तो 343(1) में क्या है कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। जैसे हम बात करते हैं पंजाब में, तो पंजाब में कौन सी लिपि है, पंजाब में है गुरुमुखी लिपि पर। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 343 पढ़ा। अब इसको याद कैसे करना है, देखो 343, तो 3 से तो याद करना है 3 बार। इसका अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, हमने 3 बार ताली बजाई, 3 बार ताली, इसका ट्रिक हो जाएगा 3 ताली। तो 3 से 3 ताली से हो जाएगा 343। 3 बार ताली बजाई तो एक व्यक्ति हिंदी बोलते हुए आ गया। हाँ जी साहब बोलो क्या करना है। भाई जैसे दिखा होगा राजा महाराजा ताली बजाते थे, तो 3 लोग जो है, जो भी व्यक्ति है जिसको भी ऑर्डर उनको देना पड़ता था वो इस कोड वर्ड के द्वारा आ जाते थे। तो 3 ताली बजाने पर एक हिंदी भाषी व्यक्ति आया, उसने पूछा महाराज बोलिए मुझसे क्या काम है। तो आर्टिकल 343 में क्या हो जाएगा, 343(1) में हमारा हो जाएगा राजभाषा के बारे में वर्णन। चलते हैं आर्टिकल 343(2) में क्या है, देखिएगा। अब बात करते हैं 343(2) में। इसमें यह कहा गया कि आपको पता है उत्तरी भारतीय और दक्षिणी भारतीयों के बीच में ये मुद्दा गरमा गया कि भाई हमको तो क्या करना है, हिंदी बोलनी है। उत्तर भारतीय बोलते हैं हम तो हिंदी में कंफर्ट है, और दक्षिण भारतीय बोलते हैं हम इंग्लिश में कंफर्ट है। तो इसलिए एक बात आई कि भाई संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना, कहा गया कि भाई ठीक है कि आप जो है जब संविधान का प्रारंभ हुआ, यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी रखी जाएगी या अंग्रेजी भी होगी। तो इससे क्या है, आप अभी अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुए हो, आपको बहुत सारे कार्य इंग्लिश में करने की आदत है, तो ठीक है आप ऐसा कीजिएगा, आप इंग्लिश में 15 वर्षों तक कार्य कीजिए, उसके बाद में हम जो है हिंदी को भी शामिल कर लेंगे। तो ध्यान रखना 343(2) में एक प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को रखा गया। अब बात आया कि भाई एक अधिनियम पारित हुआ, राजभाषा अधिनियम। इसके बाद में राजभाषा एक्ट 1963 पारित हुआ, और इसके तहत ये एक प्रावधान कहा गया कि हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी परंतु अंग्रेजी भी बराबर में ही चलेगी। तो ध्यान रखना
पहले तो इन्होंने इंग्लिश के लिए बोला कि अंग्रेजी रहेगी 15 वर्षों तक, उसके बाद में आप देखना हिंदी विंदी। लेकिन संविधान संशोधन हुआ कौन सा, 1963 में एक संविधान संशोधन हुआ, और इसमें क्या कहा गया कि जो है संविधान संशोधन नहीं, राजभाषा अधिनियम, संविधान संशोधन मैंने गलती से बोल दिया, राजभाषा एक्ट 1963, इसमें कहा गया कि भाई हिंदी तो रहेगी लेकिन अंग्रेजी को भी बराबर का ही दर्जा मिलेगा। तो जिसमें जो चाहे वो व्यक्ति अपने कंफर्ट के अनुसार ये कार्य कर सकता है। इसके आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन, अगले में। अब इसके बाद में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 344। 344 भाई 343 तो पता पड़ गया, 3 ताली बजाई तो हिंदी बोलते हुए व्यक्ति आ गया। अब 344 में क्या है, 344 तो इसमें है आयोग। भाई मैंने चार बार बोला, उसके बावजूद भी आप नहीं आए, तो व्यक्ति क्या बोलता है, आयो, अभी आयो, मैं अभी आ रहा हूँ, आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं अभी आ रहा हूँ। तो इसमें 344 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। किसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। ये बात किसमें हुई, ये बात हुई आर्टिकल 344 में। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा 1955 में बीजी खैर यानी बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप राजभाषा पढ़ते हो तो आपको 2 व्यक्ति दिखेंगे ऑप्शन में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें 2 व्यक्ति दे रखे थे। एक तो था बीजी आयोग, सॉरी बीजी आयोग नहीं, बीजी खैर, और एक था जीबी। अब देखिएगा, एक तो बीजी खैर था, एक तो था बीजी खैर, और एक था आपका जीबी पंत। अब आप देखिएगा, इसको अगर आपने उल्टा करा तो जीबी आ जाएगा, और इसको अगर अपन टर्न करते हैं तो बीजी और जीबी, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले तो इसका नाम देखिएगा, हम इस जीबी की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि बीजी और जीबी अगर आप इसको उल्टा करोगे, दोनों का संबंध राजभाषा से ही है, लेकिन किस टर्म में इनका यूज किया गया है उससे गौर से देखिएगा। तो मैं अभी आपके लिए इसको हटा देती हूँ। हमारे लिए बात चल रही है बीजी खैर, और इसका मतलब क्या है, ये है बाल गंगाधर खैर, यानी बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में प्रथम जो है राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। कब गठन किया गया, 1955 में। तो आपको ध्यान रखना है बीजी। अब देखो, अब अगर हम आयोग की बात करते हैं तो आयोग में ट्रिक बताया था, आयो भाई मैंने आपको 4 बार बोल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं आयो, तो फिर क्या बोलता है अगला व्यक्ति, हाँ आ रहे हैं आयो, मैं आयो। अब उससे पूछा भाई तू कल क्यों नहीं आया, परसों क्यों नहीं आया, तो उसने क्या बोला कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। क्या बोला, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो आप अब कभी नहीं भूलेंगे, बिजी का मतलब हो जाएगा बीजी खैर, यानी बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। आर्टिकल 344 की बात है। और अगर हमसे ये पूछ लेता है कि पहला ये आयोग कब बना, तो आप बोल दीजिएगा 344 में। 1955 का जो हमारा क्या था, 1955 में प्रथम ये आयोग बना। अब बात करते हैं आगे, चलते हैं अगले उसमें। अब बात होती है कि इसके अंतर्गत जीबी पंत की क्या भूमिका है। भाई बात हुई थी जीबी पंत, जीबी पंत, तो पहले तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। इसका फुल फॉर्म है गोविंद वल्लभ पंत, ये इसका फुल फॉर्म है किसका, जीबी पंत का।
इसमें क्या हुआ, ये भी आर्टिकल 344 की बात करता है, लेकिन 344(4) में ये कहा गया कि इस राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन किया जाए। राजभाषा पर एक समिति बने, संसदीय समिति बनती है ना, तो राजभाषा पर भी संसदीय समिति बने जिसके टोटल मेंबर तो हों 30, और इसमें टोटल मेंबर में लोकसभा के हमेशा ज़्यादा रहते हैं, तो लोकसभा के तो होने चाहिए 20 और राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए कितने, 10। और इस समिति में, जब ये समिति की बात करी भाई, पहले तो आयोग था, 344 में आयोग भी है, 344 में समिति भी है। आयोग 344 में है और 344(4) में हो जाएगा राजभाषा की समितियां, जिसमें टोटल 30 मेंबर थे, 20 लोकसभा से और 10 हमारे हो जाएंगे राज्यसभा से। तो ये हमारा हो जाएगा किसमें, जीबी पंथ में। मैंने ट्रिक बता दी थी आपको बीजी वाली, भाई आया क्यों नहीं, आयो क्योंकि हम बहुत बिजी थे। अब इसका उल्टा करोगे तो ये संसदीय समिति बन जाएगी। अब बात आती है कि जीबी पंत का यानी गोविंद वल्लभ पंत का इससे क्या संबंध है। तो जब हमने आयोग की बात करी थी तो पहले आयोग के अध्यक्षता किसने करी थी, बाल गंगाधर खैर ने। और अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रथम संसदीय समिति, तो प्रथम संसदीय जो समिति है इसकी अध्यक्षता करी थी गोविंद वल्लभ पंत ने। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम संसदीय समिति, प्रथम संसदीय समिति 1957 में जीबी पंत के निर्देशन में बनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया आर्टिकल 344, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अब अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 345। 343 हमने पढ़ लिया, अब है आर्टिकल 345। अब इसमें वर्ड आ रहा है 45। भाई 300 की श्रृंखला तो चल ही रही है, हमको अच्छे से पता है। 45 से पिताजी याद कर लो। अच्छा, राज्य का पिताजी कौन है, विधानमंडल, भाई वही तो है ना, वो सारे कार्य करता है। तो इसमें दे रखा है प्रादेशिक भाषाएं, तात्पर्य राज्यों की राजभाषा क्या रहेगी। तो इसमें जो है प्रादेशिक भाषाओं के बारे में कहा गया है, यानी राज्यों की राजभाषा। इसमें क्या कहा गया है, तो देखिएगा, इसमें यह कहा गया है किसी भी राज्य का विधानमंडल अपनी राजभाषा चुन सकता है, लेकिन तब तक वो अंग्रेजी में ही उसकी कार्यप्रणाली संचालित होगी। कोई विधानमंडल चाहे तो वो अपनी राजभाषा चुन सकता है। भाई क्या होनी चाहिए, उसका बहुमत होना चाहिए। लेकिन जब तक अगर ऐसा नहीं होता है, उसको आप ऑथेंटिक रूप से अगर उसको अप्लाई नहीं करते हो, तब तक वो सारे कार्यकलाप किसमें होंगे, वो सारे कार्यकलाप होंगे किसमें, आपके इंग्लिश में। अगला आता है आर्टिकल 346। आर्टिकल 346, इसमें क्या है, पत्रादि की राजभाषा। पत्रादि यानी पत्रादि की राजभाषा। इसमें क्या होगा, यानी एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में अगर कोई वार्तालाप करनी है, आपस में पत्राचार करना है, तो वो हिंदी या अंग्रेजी में कर सकेंगे। तो ये आर्टिकल 346 कहता है। अब एक अगला आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 347। ये क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। इसमें राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है। क्या पावर दी गई है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र की राजभाषा कब घोषित करेगा, वो तब घोषित करेगा यदि उसको ऐसा प्रतीत हो जाए कि वहाँ की 2/3, वहाँ की 2/3 पॉपुलेशन जो है, अगर वो किसी विशेष अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलने के लिए राजी हो जाती है और उसका एक मुद्दा, उसका एक परफॉर्मा लाती है, तो बात क्या हुई, राष्ट्रपति उस भाषा को वहाँ की राजभाषा घोषित कर सकता है।
जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर तमिलनाडु है, अब वहाँ पर 2/3 लोगों ने ये प्रस्ताव करा कि भाई हमारे यहाँ पर 2/3 लोग जो हैं वो तमिल बोल रहे हैं, तो ठीक है, अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को इसका आभास हो जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो इसे जो है राजभाषा घोषित कर सकता है। अगला है आर्टिकल 348। देखिएगा, अब अगर कोई व्यक्ति अड़ता है, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति अड़ने वाले होते हैं, बात बात पर अड़ जाते हैं, तो उनका तो असली जो मुद्दा है वो एंड में कौन सुलझाता है, कोर्ट सुलझाता है। सही बात है ना। आज अगर कोई व्यक्ति अड़ रहा है, आपस से परेशानी कर रहा है, भाई मैं कह रहा हूँ वैसे ही काम कर, मुझे तेरी नहीं सुननी है, तो अगर कोई व्यक्ति अड़ जाता है तो उसकी सारा निपटारा करती है कोर्ट। तो इसमें उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, इस बारे में प्रावधान दे रखा है। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो किस में होगी, तो ध्यान रखना वो अंग्रेजी में ही होगी। ये हो गया आर्टिकल 348। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बात आती है आर्टिकल 350। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 350 को आप गौर से पढ़िएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग का नाम तो सुना ही होगा। अगर अल्पसंख्यकों का बारे में अगर कोई आपसे पूछे किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो ऑप्शन में 350 के नाम से 3 ऑप्शन आते हैं, 350, 350 का, 350 ख, या एक आपको 351 दे देगा। तो हम क्या इसको इतना गौर से पढ़ते नहीं हैं, 350 पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर अल्पसंख्यक की बात आती है तो ये किस आर्टिकल में है, 350 ख में। 350 ख में अल्पसंख्यकों के बारे में जानकारी है, जिसका जो मुख्य व्यक्ति होता है वो आयुक्त होता है, जिसका मुख्यालय गाजियाबाद में। हालांकि हम उसको पढ़ेंगे बाद में। अभी हमारा जो टर्म था तो वो था 350। इसमें क्या कहा गया, कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में अपनी व्यथा निवारण के लिए अपील कर सकता है। अब कहाँ करेंगे, कोर्ट में करेंगे ना। तो आर्टिकल 350 में कोई भी नागरिक, अब भाई जरूरी नहीं है कि कोई नागरिक को हिंदी ही आए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है किसी को इंग्लिश आए, तो जो भी उसकी स्थानीय भाषा होती है वो उस लैंग्वेज में अपील कर सकता है। वहाँ पर विद्यमान ट्रांसलेटर उसको जिस भी लैंग्वेज में जो है कोर्ट उसको समझता है, जैसे इंग्लिश है तो ट्रांसलेट करके वो उस चीज़ उस मुद्दे को समझते हैं और उसकी व्यथा का निवारण करते हैं। तो 350 में क्या है, कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में अपील कर सकता है, किसी भी भाषा में अपील कर सकता है। ये बात जो है ये हमारी हो गई आर्टिकल 350 में। अब 350 आपका कैबी है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 350 देखिएगा, ये तो हमारा हो गया। अब 350 की अगर हम बात करें तो इसमें एक 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956। इस संविधान संशोधन को आप अच्छे से पढ़ लेना, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। बात ऐसी है कि ये मैंने आपको इसलिए इम्पोर्टेंट कहा है क्योंकि अगर आप राज्यपाल का टर्म आपने पढ़ा होगा, गवर्नर पढ़ा होगा, तो उसमें ये कहता है, उसमें भी 7वां संविधान संशोधन अप्लाई होता है और वो ये कहता है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक राज्य में एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा इसको दोहरा देती हूँ, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है।
इसलिए ना केवल आपको इधर ये इसका टर्म पता पड़ेगा, बल्कि अगर कभी आप कोई राज्यपाल के बारे में टर्म पढ़ते हैं तो उसमें ये प्रावधान दिया गया है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। तो अल्पसंख्यकों के लिए ये प्रिजर्व है और कहा गया है अल्पसंख्यकों को जो है वर्गों को शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाए। तो ये कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? आर्टिकल 350 कै। इसके बाद में अब हम 350 ख भी देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको जब मैंने 350 स्टार्ट ही किया था तभी आपको समझा दिया था। 350 ख और इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए यानी उनके अधिकारों के लिए किसी प्रकार से उनके अधिकार हनन ना हो, उनके अधिकारों के लिए एक अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति करेगा। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पहले ही ये लिखा तो मैंने अभी है, जब मैंने ये स्टार्ट किया ही था तभी मैंने आपको ये समझा दिया था कि 350 सिंगल तो अलग है, और अगर 350 में क या ख वर्ग लग जाता है तो वो अल्पसंख्यकों के लिए बात करता है। और आर्टिकल 351 जो कि इसका सबसे अंतिम है, तो उसमें क्या कहा गया है कि इसके तहत हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के बारे में निर्देश दिया गया है कि आप हिंदी का प्रसार करें और इसे जो है इसका विकास करें। किस प्रकार हम हिंदी का विकास और प्रसार कर सकते हैं? जैसे आपको पता होगा विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं कई श्रेणियों में, तो उसमें हिंदी भाषी जो व्यक्ति है उसमें उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हमें मैगजीन के द्वारा या किसी पत्रिका के द्वारा, किसी लेखन के द्वारा जो भी प्रोत्साहन होता है उसमें हमारा योगदान होना चाहिए, और सरकार इस प्रकार की बातों को जो है सराहती भी है। उनको विभिन्न प्रकार की उपहारों और पुरस्कारों के द्वारा इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। तो ये हमने कुछ आर्टिकल पढ़े, ये आप देखिएगा। अब थोड़ी सी हम कुछ इसके महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। अगर बात करते हैं पहले कितनी भाषाएं थी, तो ध्यान रखना प्रारंभ में, जब प्रारंभ हुआ था उसके प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में जो है टोटल 14 भाषाएं थी, और अभी कितनी हो गई है? 22। और मैंने ये पहले भी इसका जिक्र किया है कि 14 से 22 कैसे हुई। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था एक हुआ था 21वां संविधान संशोधन, और कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 21 साल की लड़की सड़ा हुआ खाना बनाती है। लड़की कैसी थी? बिल्कुल सीधी सादी, तो इसमें तो आ गया सिंधी ऐड हो गया। फिर बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था? ये है 1992, और इसमें 3 भाषाओं को ऐड किया गया, जिसमें हमने ट्रिक पढ़ा था मक्कन, माखन होता है ना, तो मक्कन। तो मैं से तो हो जाएगा मणिपुरी, कैसे कोंकणी, और न से आपका हो जाएगा नेपाली। तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। फिर अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है 92।
तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इसके द्वारा किस किस को जोड़ा गया, तो देखिएगा यहाँ पर जोड़ा गया बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो इस प्रकार ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इन सभी को जोड़ा गया, और इस प्रकार जो है हमने इसका जो ये पार्ट है, यानी जो हमने करण का जो इशू लिया था, उसको एक छोटे से क्लिप के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, ताकि इसी प्रकार हम अलग अलग मुद्दे की चर्चा विशेष प्रकार के सेशन में कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।